Welcome and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So starting with the today's topic, that is hyperemia and congestion. ठीक है, हाइपरीमिया क्या होता है? अब हमारी बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट में या किसी भी बॉडी टिश्यू में अगर आर्टीरियोलर डायलेशन हो जाए, ठीक है, आर्टीरियोलर डायलिटेशन की वजह से उस बॉडी पार्ट या उस टिश्यू में जो ब्लड का वॉल्यूम है उसमें एक लोकलाइज्ड इंक्रीज़ देखा जाए तो इसे हम कहते हैं दिस इज़ एन हाइपरीमिक कंडीशन, ठीक है, या इससे हम हाइपरीमिया का नाम देते हैं. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया हाइपरीमिया के बारे में कि अगर बॉडी किसी बॉडी पार्ट में भी या किसी टिश्यू में भी कहीं पे आर्टीरियोलर डायलिटेशन की वजह से एक लोकलाइज्ड इंक्रीज़ नज़र आए हमें ब्लड वॉल्यूम में, उसे हम हाइपरीमिया कहते हैं. हाइपरीमिया बेसिकली एक एक्टिव प्रोसेस है. ठीक है, इसमें आपको जो ऑर्गन या टिश्यू का कलर नज़र आएगा दैट वुड बी रेड. ठीक है, और वो थोड़ा वार्म आपको फील होगा. ठीक है, वो एरिया थोड़ी वार्म होगी. ठीक है, ये सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए रहते हैं, दीज आर टेम्प्रेरी सिम्टम्स. और ये आपको किन कंडीशंस में नज़र आते हैं? फॉर एग्जांपल जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो आपके स्केलेटल मसल्स में हाइपरीमिक कंडीशन जो है डेवलप हो सकती है. इसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपके मुंह पे जो ब्लश आपको फील हो रहा होता है, लाइक रेडनेस हो रही होती है, दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू न्यूरोवेस्कुलर डायलिटेशन. ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड हाइपरीमिया. ठीक है, ये हाइपरीमिया की वजह से होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कंजेशन क्या है. तो कंजेशन में बेसिकली हमारे पास अगर किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में आपको ब्लड वॉल्यूम का इंक्रीज़, लोकलाइज्ड इंक्रीज़ नज़र आए, लेकिन वो आर्टीरियोलर डायलिटेशन की वजह से ना हो बल्कि वो एक इम्पेयर्ड वीनस आउटफ्लो की वजह से हो. ठीक है, बस कंडीशन चेंज हो गई है लेकिन होता कंजेशन में भी वही है, यानी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है आपके टिश्यू में या ऑर्गन में, लेकिन वजह क्या है कंजेशन की केस में कि इम्पेयर्ड वीनस आउटफ्लो है. लेकिन हाइपरीमिया के केस में हमारे पास क्या था कि आर्टीरियोलर डायलिटेशन हो रही थी. हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस था जबकि कंजेशन जो है दिस इज़ अ पैसिव प्रोसेस. ठीक है, अब कंजेशन में जो कलर होगा उस टिश्यू का दैट वुड बी ब्लू रेड कलर. ठीक है, जैसे साइनोसिस की कंडीशन होती है वैसा आपको जो है वो टिश्यू की अपीयरेंस फील होगी. ठीक है, और किस वजह से होता है ब्लू रेड कलर या साइनोज कंडीशन होती है? इट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द टिश्यूज़. ठीक है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज़ में जिसकी वजह से साइनोसिस की कंडीशन होती है और ब्लू रेड कलर का टिश्यू आपको नजर आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं या कौन सी कंडीशन है जिनमें आपको कंजेशन नज़र आ सकती है? तो एक कंडीशन है कि अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो, लेफ्ट साइडेड आपके पास कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो, तो उसमें आपके लंग्स जो हैं उनमें कंजेशन नज़र आती है. लेकिन अगर आपके पास राइट साइडेड कार्डियक फेलियर है या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है तो उसमें आपको लिवर की कंजेशन नज़र आएगी. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई है. यही हाइपरीमिया और कंजेशन को उन्होंने समराइज़ किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस. देखिए, हाइपरीमिया मैंने आपको बताया था इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस और कंजेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस. ठीक है, हाइपरीमिया में उन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है कि स्केलेटल मसल्स जो है एक्सरसाइज के दौरान हाइपरीमिक हो सकते हैं, या फिर अगर किसी साइट पे इन्फ्लेमेशन हो गई है दैट इज़ अगेन ड्यू टू हाइपरीमिया. ठीक है, इसी तरह कंजेशन की एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा हुआ है कि जनरलाइज्ड कार्डियक फेलियर की कंडीशन में आपको कंजेशन नज़र आता है. ठीक है, हाइपरीमिया किस वजह से होता है? आर्टीरियोलर डायलेशन की वजह से, जबकि कंजेशन इज़ ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन वीनस आउटफ्लो. ठीक है, लोकलाइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है वीनस आउटफ्लो में तो उसकी वजह से कंजेशन होता है. हाइपरीमिया में टिश्यू का कलर रेड होता है जबकि कंजेशन में इट इज़ ब्लू रेड इन कलर और साइनोज कंडीशन होती है. ठीक है, हाइपरीमिया में हमारे पास जो इनफ्लो होता है वो टिश्यू के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, और कंजेशन में हमारे पास वीनस आउटफ्लो जो है वो इम्पेयर हो जाता है. ठीक है, सो ये थे डिफरेंसेस और आई होप आपको क्लियर हो गए. देन हमारे पास कंजेशन ऑफ लंग्स. अब हम देखेंगे कंजेशन किस वजह से हो रही थी. हम देखा था इट वाज ड्यू टू हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. ठीक है, अब लंग्स की कंजेशन होती है मोस्टली ड्यू टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, आपने याद रखना है, और लिवर की कंजेशन होती है ड्यू टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर. लंग्स की कंजेशन हम डिस्कस करने लगे हैं, ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है. सबसे पहले हम जो कंजेशन जब होती है लंग्स की तो हमें ग्रॉसली लंग्स उस कंडीशन में किस तरह से नज़र आते हैं हम वो देखेंगे. तो ग्रॉस अपीयरेंस सबसे पहले हम देखने लगे हैं ड्यू टू कंजेशन ऑफ लंग्स. ठीक है, यानी कंजेशन ऑफ लंग्स अगर हो गई तो ग्रॉसली आपको लंग्स उस स्टेट में किस तरह से नज़र आएंगे. तो आपको जो लंग्स है ना वो बहुत बड़े बड़े नज़र आएंगे. दे वुड अपेयर वॉल्यूमिनस इन अर्ली स्टेजेस. ठीक है, लाइक
इस तरह से ना वो थोड़े बड़े बड़े, जिस तरह इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इनका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा रेड होगा और वेटनेस या एडिमेटस आपको फील होंगी, ठीक है। ये देखें गीला गीला आपको फील हो रहा है, लाइक नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा वेट इन अपीयरेंस है, ठीक है। इट इज़ हैविंग ए डार्क रेड कलर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये असल वाला कलर होता है, ये जो हल्का सा लाइट पिंकिश कलर होता है ना लंग्स का, ये इसका एक्चुअल कलर होता है। दिस इज़ ड्यू टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, जो आपके लंग्स में कंजेशन हो रही है उसकी वजह से इसका डार्क रेड कलर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रॉस अपीयरेंस में लंग किस तरह से क्या दिखाई देगा, इट वुड बी अ बिट फर्म, ठीक है, फर्म्ड होगा, ब्राउन कलर का भी तैयार हो सकता है। इसके अलावा कुछ इंड्यूरेशन आपको इसके अंदर नज़र आएंगी, जो कि जिनको कहते हैं कि दीज आर बेसिकली ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो दिस वाज द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ लंग इन केस ऑफ कंजेशन ऑफ लंग्स। अब हम देखेंगे इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में ये एक्यूट कंडीशन में लंग्स आपको किस तरह से नज़र आते हैं, एंड क्रॉनिक कंडीशन में आपको लंग्स किस तरह से नज़र आते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन में आपको जो लंग्स हैं उनमें जो एल्वुलर कैपिलरीज होंगी वो आपको ऐसे लगेगा कि दे आर स्वॉलन, ठीक है, दे आर स्वॉलन विद ब्लड, यानी दे आर इंगॉर्ज्ड विद ब्लड, ठीक है। तो एल्वुलर कैपिलरीज आपको ना थोड़ी स्वॉलन फील होंगी, इंगॉर्ज्ड फील होंगी विद ब्लड, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी एडीमा आपको नज़र आएगा लंग्स में, ठीक है। जो आपकी एल्वुलाइज होंगे उनके अंदर होते हैं एल्वुलाइज सेप्टास, ठीक है, एल्वुलर सेप्टास होते हैं, उनमें भी आपको एडीमा नज़र आएगा। इसके अलावा कुछ माइन्यूट इंट्रा एल्वुलर हेमरेजेस आपको नज़र आएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। अब हम क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन को देखते हैं कि वो माइक्रोस्कोप के अंडर आपको किस तरह से नजर आएगा। तो जो कट सर्फेसिस होंगी ना लंग्स की वो आपको थिक नज़र आएंगी और वेट नज़र आएंगी, सबसे पहली बात। उसके अलावा आपके पास इंट्रा एल्वुलर हेमरेजेस यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे, ये आपको एक्यूट में भी नज़र आते हैं, देखिए। लेकिन ये यहाँ पे एक्यूट की केस में दे आर माइन्यूट, लेकिन क्रॉनिक में माइन्यूट नहीं होते बल्कि थोड़े ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियसली क्रॉनिक स्टेट है। सो इंट्रा एल्वुलर हेमरेजेस सेकंड हो गई, पहला था कि कट सर्फेस थिकन बाय देन इंट्रा एल्वुलर हेमरेजेस। उसके अलावा जो इंट्रा एल्वुलर सेप्टा है वो आपको थिक और फाइब्रोटिक नज़र आएगा, इंट्रा एल्वुलर सेप्टा वुड बी थिक एंड फाइब्रोटिक। इसके अलावा इंट्रा एल्वुलर सेप्टा में ही आपको हेमरेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। इंट्रा एल्वुलर सेप्टा एक तो थिक एंड फाइब्रोटिक नज़र आएगा और यहाँ पे आपको हेमरेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ पल्मोनरी कंजेशन इन केस ऑफ क्रॉनिक कंजेशन, ठीक है, यानी जो आपको माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस नज़र आएगी। फिर हम हार्ट फेलियर सेल्स देखते हैं। व्हाट आर हार्ट फेलियर सेल्स? अगर हमारे आरबीसीज आपको पता है जब टूटते हैं तो आरबीसीज के टूटने की वजह से उसके अंदर से ना हीमोसिड्रिन पिगमेंट जो है वो रिलीज़ होगा। ये जो हीमोसिड्रिन पिगमेंट है ना, इनको जब मैक्रोफेजेस इंजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसे ये जो हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस होंगे इनको हम कहते हैं कि दीज आर हार्ट फेलियर सेल्स। आरबीसीज जब ब्रेक हुए तो इसके अंदर से निकला हीमोसिड्रिन, ठीक है। इस हीमोसिड्रिन को मैक्रोफेजेस ने जब एंगल्फ किया तो ऐसे मैक्रोफेजेस को हम हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस का नाम देते हैं, और ये हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस बेसिकली हार्ट फेलियर सेल्स होती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि क्रॉनिक वीनस कंजेशन जब होती है लंग्स की तो वो किस तरह से उस में आपको लंग्स नज़र आएंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोप के अंदर अगर एल्वुलाई की बात करें तो हम एल्वुलाई को देखने लगे हैं कि वो किस तरह से आपको जो है वो नज़र आएंगे। तो आपके पास जो एल्वुलाई की वॉल्स है ना उसमें आपको आरबीसीज नज़र आएंगे इन क्रॉनिक वीनस कंजेशन, ठीक है। इसके अलावा आपको एक तो आपको नज़र आई एल्वुलर वॉल्स में आरबीसीज, ठीक है, और वो एल्वुलर वॉल्स बेसिकली थिकन्ड होंगी और एडिमेटस होंगी। इसके अलावा आपको क्या नज़र आएगा कि जो एल्वुलाई का सेप्टा है ना वो भी थिकन्ड और एडिमेटस होगा। वॉल्स भी थिक एंड एडिमेटस हैं, एल्वुलाई के सेप्टास भी थिक एंड एडिमेटस हैं, और एल्वुलाई के सेप्टास में आपको ब्लड वेसल्स नज़र आएंगे। एल्वुलर वॉल्स में हमने क्या देखा था कि आरबीसीज थी, लेकिन एल्वुलर सेप्टास में आपको ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी, और एल्वुलर वॉल्स और एल्वुलर सेप्टा दोनों ही थिक और एडिमेटस कंडीशन में होंगे। फिर हमारे पास जो एल्वुलर स्पेसेस हैं, ये जो स्पेसेस हैं, ठीक है, ये इनमें आपको एडिमा फ्लूइड जो है और कुछ डिसइंटीग्रेटेड आरबीसीज भी आपको नज़र आएंगे एल्वुलर स्पेसेस में, ठीक है। और इसके अलावा डिसइंटीग्रेटेड आरबीसीज एडिमा फ्लूइड के अलावा आपको हार्ट फेलियर सेल्स जो हैं वो भी नज़र आएंगे। सो दिस वाज द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द एल्वुलाई इन क्रॉनिक वीनस कंजेशन, ठीक है। फिर हम देखते हैं
कि अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से हमारे पास लिवर की कंजेशन होती है तो वो किस वजह से होती है, बेसिकली राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से। राइट साइडेड अगर आपका हार्ट फेल कर जाए तो उसकी वजह से लिवर की कंजेशन होगी, ठीक है। उससे पहले हमने लंग्स की देखी थी ड्यू टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब लिवर की वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में अब हम देखते हैं कि एक्यूट जब कंजेशन होती है, एक्यूट हेपेटिक कंजेशन, फिर हम क्रॉनिक हेपेटिक कंजेशन के जो है वो सिम्टम्स देखेंगे। सो एक्यूट हेपेटिक कंजेशन में आपको क्या नजर आएगा कि जो सेंट्रल वेन और साइनोसॉइड्स हैं, ये आप देख सकते हैं सेंट्रल वेन है और ये साइनोसॉइड्स हैं, ठीक है। सेंट्रल वेन और जो साइनोसॉइड्स हैं वो डिस्टेंडेड होंगी विद ब्लड, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सेंट्रल हेपेटोसाइट है उसकी जो है डीजेनरेशन लाजमी हो। उसकी डीजेनरेशन के बगैर भी आपको सेंट्रल वेन और साइनोसॉइड्स इन केस ऑफ एक्यूट हेपेटिक कंजेशन डिस्टेंडेड ही नज़र आएंगे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन देम, ठीक है। फिर हमारे पास क्रॉनिक हेपेटिक कंजेशन है। क्रॉनिक हेपेटिक कंजेशन को अगर हम ग्रॉसली देखें तो अर्ली स्टेजेस में आपको किस तरह से नजर आएगा, लिवर, ठीक है। लिवर आपको क्रॉनिक हेपेटिक कंजेशन में अर्ली स्टेजेस में ग्रॉसली आपको किस तरह से नजर आएगा कि उसका जो कैप्सूल होगा वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, और स्मूथ सरफेस हो जाएगी उसकी। जो कट सरफेस होगी ना उसकी आपकी अपीयरेंस जो आपको नजर आएगी दैट वुड बी मॉटल्ड इन अपीयरेंस, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्रॉसली आपके जो लिवर है उसमें कुछ डार्क रेड एरियाज नजर आएंगे जहाँ पे कंजेशन होगी, स्पेशली कंजेशन वाली एरियाज ही डार्क रेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिन एरियाज में कंजेशन नहीं होगी ना वो आपको येलो नजर आएंगे, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में अगर देखें तो ये येलो है एंड दिस वन इज डार्क रेड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नटमेग होता है ना, नटमेग, इसका भी ऐसा ही सीन होता है कि इसमें कुछ एरियाज होते हैं दैट आर डार्क रेड एंड सम आर येलो, ठीक है, इन कलर, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब लिवर जो है क्रॉनिक हेपेटिक कंजेशन के केस में होता है तो इट रिजेंबल्स द नटमेग, और ऐसे लिवर को हम नटमेग लिवर कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिवर को हम नटमेग लिवर कहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। फिर जब क्रॉनिक कंजेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेशन हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि लिवर का जो साइज़ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। स्लाइटली जब रिड्यूस होगा तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि लिवर में फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। जब फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली उससे सिरोसिस डेवलप हो जाएगा, और ऐसे सिरोसिस को हम नाम देते हैं कार्डियक सिरोसिस का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई है। फिर माइक्रोस्कोपिकली अगर हम लिवर को देखें तो लिवर में हमारे पास एक सेंट्रल वेन होती है और साइनोसॉइड्स होती हैं, ठीक है। ये सेंट्रल वेन और साइनोसॉइड्स सेंट्री लोब्यूलर रीजन्स में होती हैं, और ये सेंट्रल वेन और साइनोसॉइड्स दे आर बेसिकली डिस्टेंडेड विद ब्लड, ठीक है। अब हेपेटोसाइट्स जो सेंट्रल रीजन में होती है ना दे आर एट्रोफिक। अब हमारे पास जो सेंट्रल लोब्यूलर रीजन्स हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया सेंट्रल वेन और साइनोसॉइड्स होंगी और दे आर डिस्टेंडेड विद ब्लड, ठीक है। हमारे पास जो हेपेटोसाइट्स हैं इनमें 3 रीजन्स होती हैं अब, ठीक है। एक होता है इनमें सेंट्रल रीजन, एक है मिड जोन और तीसरा है पेरिफेरल जोन। जो सेंट्रल रीजन है हेपेटोसाइट्स का दे आर एट्रोफिक। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेकेंडरी टू क्रॉनिक हाइपोक्सिया नज़र आएगा, और यहाँ पे अल्टीमेटली नेक्रोसिस हो जाती है, और इस सेंट्रल रीजन में जो नेक्रोसिस होगी दैट वुड बी सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस, ठीक है। हेपेटोसाइट का ड्रॉप आउट हो जाएगा इन दिस सेंट्रल रीजन ड्यू टू नेक्रोसिस। सेंट्रल लोब्यूलर नेक्रोसिस की वजह से हेपेटोसाइट का ड्रॉप आउट हो जाता है, ठीक है। देन मिड जोन की जब हम बात करते हैं तो मिड जोन में जो आपका लोब्यूल है उसकी मिड जोन में हमारे पास क्या होता है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन यहाँ पे भी होती है लेकिन लेस सिवियर हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। और फैटी चेंज यहाँ पे आपको मेनली नज़र आता है इन मिड जोन, ठीक है। फिर है हमारे पास पेरिफेरल जोन। तो पेरिफेरल जोन में जो लोब्यूल्स हैं दे हैव नॉर्मल या फिर आपको थोड़ी सी सेलुलर स्वेलिंग नज़र आएगी। वैसे तो नॉर्मली ये पैर होते हैं लेकिन पेरिफेरल जोन में आपको थोड़ी सेलुलर स्वेलिंग भी नज़र आ सकती है। सो दीज वर जो 3 रीजन्स या 3 जोन्स, ठीक है, जिनमें क्या क्या चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं वो मैं आपको बता दिया। सेंट्रल रीजन में सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस होगी जिसकी वजह से हेपेटोसाइट ड्रॉप आउट आपको नजर आएगा। मिड जोन में फैटी चेंज में नहीं होता है हाइपोक्सिया, लेकिन थोड़ा लेस सिवियर होता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू सेंट्रल रीजन, वहाँ पे सेकेंडरी टू क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है। और पेरिफेरल जोन में हमारे पास नॉर्मल अपीयरेंस होती है लेकिन यहाँ पे सेलुलर स्वेलिंग भी नज़र आती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। देन हमारे पास हम हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स में हैमरेज को देखते हैं। तो हैमरेज में हमारे पास डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले हैमरेज की। हैमरेज क्या है कि अगर एक वेसल है, ये ब्लड वेसल है
और ये रप्चर कर जाए, ब्लड वेसल की ये रप्चर, यहाँ से ये रप्चर हो गई, ये अगर कॉन्टिन्यूटी में आपकी वेसल है इस जगह से अगर ये ब्लड वेसल रप्चर कर जाती है तो यहाँ से क्या होगा कि ब्लड की एक्स्ट्राविजेशन होगी बाहर की तरफ। इस कंडीशन को कहते हैं कि दिस इज़ हैमरेज। ठीक है, हैमरेज जनरली इंडिकेट्स एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू वेसल रप्चर। वेसल के रप्चर होने की वजह से जो ब्लड एक्स्ट्राविजेट करेगा उसे हम कहेंगे कि दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ हैमरेज। अब किन कंडीशन में हैमरेज हो सकता है, किन कंडीशन में ब्लड जो है एक्स्ट्राविजेट कर सकता है ड्यू टू वेसल्स रप्चर। सबसे पहले हमारे पास कुछ मैकेनिकल इंजरीज हो सकती हैं जिसकी वजह से हैमरेज हो सकता है, लाइक अगर कोई इंसर्जन, लेसरेशन, कंट्यूजन या रप्चर्स वगैरह होंगी हैं उनकी वजह से हैमरेज हो सकता है। देन मैकेनिकल इंजरीज के अलावा हमारे पास कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, लाइक अगर कोई बैक्टीरियाज़ हैं, टॉक्सिन्स, हमारे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक स्पेशली सल्मोनेला है, क्लोस्ट्रीडियम है, पास्चुरेला, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये सारे जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे ना ये सेप्टिसीमिक कंडीशंस पैदा कर देंगे। इन सेप्टिसीमिक कंडीशंस की वजह से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस होंगे। इन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से हैमरेज हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स जैसे कि आर्सेनिक है, इसकी वजह से हैमरेज हो सकता है। फिर हमारे पास हेमोरेजिक डायथीसिस हो सकती है, या जैसे या फिर आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, उनमें भी हेमरेज होता है। लाइक अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से वेस्कुलर फ्रेजिलिटी होती है और हेमरेज भी हो सकता है। इसी तरह अगर प्लेटलेट का नंबर कम हो जाए तो उसकी वजह से भी हेमरेज हो सकता है। या प्लेटलेट का फंक्शन जो है वो डिफेक्टिव हो जाए तो उसकी वजह से भी हेमरेज हो सकता है। या अगर आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हों तो उसकी वजह से भी हैमरेज हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेमरेजिक डायथीसिस की किस तरह वो जो है वो हैमरेज कॉज कर रहा है। देन हमारे पास नेक्रोसिस या फिर वेसल वॉल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से भी हैमरेज हो सकता है। नेक्रोसिस और वेसल वॉल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से हैमरेज जो होगा ये मोस्टली आपको नजर आता है इन द केस ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एनोरिज्म। ठीक है, फिर हमारे पास जो ब्लड वेसल्स अगर उनके ऊपर न्यूप्लाज्म अटैक कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हैमरेज हो सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो न्यूप्लाज्म हैं उनके पास एक टेंडेंसी है कि वो ब्लीडिंग करवा सकते हैं ड्यू टू इमेच्योर ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस वजह से इन सब कंडीशन से हैमरेज जो है वो हो सकता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हैमरेज। ठीक है सॉरी। अब हमारे पास सबसे पहले है हीमाटोमा। हीमाटोमा बेसिकली लोकलाइज कलेक्शन होती है ब्लड की, ब्लड वेसल के बाहर। ठीक है, ब्लड वेसल के बाहर और टिश्यूज़ के अंदर जो लोकलाइज कलेक्शन है ब्लड की उसे हम हीमाटोमा का नाम देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ हैमरेज पिटिकियाई। ठीक है, पिटिकियाई में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो हैमरेज का साइज़ है ना वो 1 से 2 मिलीमीटर का होता है एंड दिस इज़ अ स्मॉल हैमरेज। ठीक है, ये बेसिकली आपको स्किन में नज़र आता है, म्यूकोसा में और सरोजा में नज़र आएगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ हैमरेज इज परप्यूरा। ये थोड़ी सी लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू पिटिकिया। पिटिकिया तो बहुत स्मॉल है, 1 to 2 मिलीमीटर्स के होते हैं। परप्यूरा इज स्लाइटली लार्जर, दे आर ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर्स और दे आर इक्वल टू 3 मिलीमीटर्स। ठीक है, ये जो हैमरेजेस होते हैं दे आर ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर्स और इक्वल टू 3 मिलीमीटर्स। ठीक है, देन इकाइमोसिस है। इकाइमोसिस जो हैमरेजेस है दे आर लार्जर, इनकी जो हाइट है या आप कह सकते हैं वो कितनी है, दैट इज़ ग्रेटर टू 1 to 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की इनकी होती है लेंथ। ठीक है, तो एकाइमोसिस आर लार्जर हेमरेजेस और ये सबक्यूटेनियस हीमाटोमास में लाइक ब्रूजेस में आपको जो है वो एकाइमोसिस नज़र आते हैं। फिर अगर हमारे पास ब्लड में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशंस हो जाएं, ब्लड की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशंस हो जाए बॉडी कैविटीज़ में। ठीक है, बॉडी कैविटीज़ में अगर ब्लड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो उससे कुछ कंडीशंस होते हैं लाइक हीमोथोरेक्स, हीमोपेरिकार्डियम, हीमोपेरिटोनियम और हीमार्थ्रोसिस। ठीक है, जैसे कि जो जॉइंट्स में होता है। ठीक है, तो ये सारी थी टाइप्स ऑफ हैमरेजेस। अब क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है हैमरेजेस की, तो हमारे पास जो हैमरेज है इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड द रेट ऑफ ब्लड लॉस। अच्छा, अब हमारे पास जो हैमरेज है किस तरह से ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और ब्लड लॉस किस रेट से हो रहा है उससे किस तरह से डिपेंड करता है। तो उसमें होता है कि हमारे पास अगर 20% ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इससे ज़्यादा भी ब्लड वॉल्यूम रिमूव हो रहा है ड्यू टू हैमरेज, तो इसका एडल्ट के ऊपर इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लॉस हो जाए ब्लड का, ठीक है, तो इसकी वजह से हैमरेजिक शॉक की कंडीशन हो सकती है। अब साइट्स ऑफ हैमरेज कौन कौन सी हो सकती हैं, मोस्टली
अगर हमारे पास ब्रेन में हैमरेज हो जाए तो उससे डेथ हो सकती है, ठीक है। अब क्रॉनिक या रिकरेंट एक्सटर्नल ब्लड लॉस अगर होता रहे तो इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। आई होप आपको ये हैमरेज का टॉपिक क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।